हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एसिड्स बेसिज एंड सॉल्ट्स। और इसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिज हैव इन कॉमन। तो देखिए, इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज देख सकते हैं और पहले वाले सभी टॉपिक्स समझ सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिज हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड्स का बिहेवियर एसिडिक होता है और सभी बेसिज का बिहेवियर बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो एसिड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है और बेसिज होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। तो सभी एसिड्स में क्या ऐसा कॉमन होता है और सभी बेसिज में ऐसा क्या कॉमन होता है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं, इनका बिहेवियर एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। तो ये हम इस वीडियो में समझेंगे कि एसिड्स और बेसिज में क्या कॉमन होता है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने सेक्शन 2.1 में पढ़ा था कि सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो देखिए, ये है सेक्शन 2.1, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिज। तो इसमें देखिए, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और देखिए फिनोल्फिन जो होता है उस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देते हैं। ऐसे ही जो बेसिज होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और फिनोल्फिन को पिंक कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं। यानी सभी एसिड्स का इन इंडिकेटर्स पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है और सभी बेसिस का एक जैसा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगर एक्टिविटी 2.2 में हम देखेंगे, एक्टिविटी 2.2 में जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उन पर भी एसिड्स का एक जैसा प्रभाव पड़ता है और सभी बेसिस का एक जैसा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं 2.3। एक्टिविटी 2.3 में हमने ये समझा था, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और जो बेसिज मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके बाद हमने पढ़ा था 2.1.3 में कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखिए, ये सभी प्रॉपर्टीज हमने 2.1 सेक्शन में पढ़ी हैं, और इनमें हमने देखा कि सभी जो एसिड्स हैं उनकी बात हुई है, सभी एसिड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और सभी बेसिस की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। और इसमें हमने देखा कि सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, तो ऐसा इनमें क्या होता है, सभी एसिड्स में ऐसा क्या कॉमन होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। वी सा इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। तो देखिए, एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा था कि सभी एसिड्स हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जब वे मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था Zn प्लस H2SO4, और इसमें बना था ZnSO4 प्लस H2, और इसी तरह से Zn प्लस HCl, और ये बना था ZnCl2 प्लस H2। तो इसमें देखिए, जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड। तो जो हाइड्रोजन होती है ना, वो सभी एसिड्स में कॉमन होती है। हाइड्रोजन के कारण ही सभी एसिड्स की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं और ये चेक करते हैं कि सभी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होती है क्या वे सभी एसिडिक होते हैं। तो देखिए, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। वैसे मैंने पहले जो वीडियोज बना रखे हैं जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स मैंने डिटेल में समझा रखा है, उसमें भी ये टॉपिक समझाया था कि सभी एसिड्स में ऐसा क्या कॉमन होता है जिससे उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। तो अब हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है
तो इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है। देखिए, मुझे जहाँ से भी जो भी टॉपिक अच्छा लगता है मैं वहाँ से वो टॉपिक पढ़ाती हूँ। तो यहाँ से मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा है कि इस टॉपिक को यहाँ से अगर पढ़ाया जाए तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। पहली बात यह है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिजोल्व्ड इन वाटर इट सेपरेट्स आउट एज पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज हाइड्रोजन आयन AQ, हाइड्रोजन प्लस AQ आयंस। तो देखिए, जब भी एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, व्हेन एसिड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस में टूट जाता है। मतलब उसमें से हाइड्रोजन के आयंस अलग हो जाते हैं। इट सेपरेट्स आउट द पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस। और ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये वाटर में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज हाइड्रोजन AQ आयंस, हाइड्रोजन प्लस AQ आयंस। देखिए, हाइड्रोजन आयंस हो गए और इसको AQ लिखते हैं। इट मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये वाटर के साथ मिक्स हैं। तो ये हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन AQ में ये डिफरेंस है। हाइड्रोजन आयंस तो हाइड्रोजन आयंस हैं, लेकिन हाइड्रोजन प्लस AQ मीन्स कि ये वाटर के मोलिक्यूल से अटैच हैं। यहाँ पर AQ का मतलब कि ये वाटर में घुल गए हैं। AQ मीन्स एक्वस, हाइड्रोजन प्लस एक्वस आयन, यानी इन हाइड्रोजन आयंस के साथ वाटर भी है, ये ध्यान रखना है। वी कैन नाउ डिफाइन एन एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज फॉलोज। तो हम हाइड्रोजन आयंस के बेस पर एसिड्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड क्या होता है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस HAQ आयंस। सिर्फ हाइड्रोजन आयंस नहीं लिखेंगे, H प्लस AQ आयंस। जैसे कि मान लीजिए हमने वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिजोल्व किया, वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो ये बन गए हाइड्रोजन आयंस और ये बन गए क्लोराइड आयंस। यहाँ पर देखिए AQ भी लिख रखा है। AQ मीन्स इनके साथ वाटर भी है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस AQ आयंस इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन विच मेक्स इट बिहेव लाइक एन एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें ये जो आयंस है हाइड्रोजन आयंस ये प्रेजेंट हैं, उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। यानी जब भी एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उसके हाइड्रोजन आयंस उससे सेपरेट होकर सॉल्यूशन में चले जाते हैं और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनके कारण ही जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। लेकिन एक बात नोट करने की है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये अकेले ही नहीं रहते, ये फ्री नहीं रहते। हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन। H प्लस आयंस जो है वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही हम एसिड्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं ये जो एसिड्स हैं उनके आयंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बन गए। और फिर इसमें से जो ये H आयंस है ये वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये दोनों अटैच हो गए और वाटर के साथ अटैच होने के बाद ये बनते हैं हाइड्रोनियम आयंस। जैसे कि देखिए H2O, इसमें H प्लस और मिल गया तो ये हो गया H3O और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, या फिर हम इसको लिखेंगे H प्लस AQ आयंस। दोनों तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ H प्लस आयंस नहीं लिखेंगे, H प्लस AQ आयंस लिखेंगे। ये लिखने से ये समझ आता है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना वो
वाटर के साथ अटैच हैं, वाटर के साथ ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको लिखा जाता है H+AQ आयंस, एक्वस आयंस, H+aqueous आयंस। प्लीज नोट दैट H+AQ and H3O+ are just the same because H+AQ is equal to H+ plus H2O, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि H+AQ is equal to H+ plus H2O, और ये बन गया H3O+। तो ये वाला और ये वाला सेम है। तो देखिए रिजल्ट ये निकलता है, अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एक्वस आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। तो जो एसिड्स में कॉमन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जब एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन एक्वस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो एसिड्स होते हैं उनका एसिडिक बिहेवियर होता है। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच गिव्स एन एसिड सॉल्यूशन इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन आयंस के कारण ही जो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं। ये यहाँ तक समझ आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयंस बन जाते हैं, और इसमें H आयंस जो होते हैं इनके कारण इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H आयंस और सल्फेट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और यहाँ पर है H आयंस, इसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। इसके बाद जैसे नाइट्रिक एसिड को भी अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये आयनाइज हो जाता है। इट मीन्स कि आयनाइज होने का मतलब कि इसके भी आयंस बन जाते हैं, H आयंस और नाइट्रेट आयंस बन जाते हैं। इस H+AQ आयंस के कारण HNO3 का बिहेवियर एसिडिक होता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड भी एसीटेट और H आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और यहाँ पर देखिए H+AQ आयंस के कारण जो एसिटिक एसिड है उसकी प्रॉपर्टी या उसका बिहेवियर एसिडिक होता है। दस द एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर बिकॉज दे डिसोसिएट और आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशंस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+AQ आयंस। तो ये समझ आ गया कि एसिड्स में ऐसा क्या कॉमन होता है कि उनका नेचर एसिडिक होता है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि जब भी एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उन एसिड्स के आयंस बन जाते हैं और उनमें H+AQ आयंस भी बनते हैं, जिनके कारण उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। इट मीन्स कि सभी एसिड्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयंस के कारण ही उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वो एसिड्स नहीं होते, जैसे कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है। देखिए यहाँ पर कितने सारे हाइड्रोजन हैं, H12 है यहाँ पर, और अल्कोहल में देखिए कितने सारे हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, तो इतने सारे हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये एसिड्स नहीं है, इनका बिहेवियर एसिडिक नहीं है। दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ग्लूकोज जो है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। जब अल्कोहल को, इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है या इसके आयंस नहीं बनते हैं। ये भी आयनाइज नहीं होता और ये भी आयनाइज नहीं होता ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है वे ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड्स हों। एसिडिक कब होते हैं वो एसिड्स कब कहलाते हैं? जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है और तब वे आयोनाइज हो जाते हैं और उनमें H आयंस बनते हैं, तब उन कंपाउंड्स का बिहेवियर एसिडिक होता है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज और इथेनॉल जो है
इनको अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इनके आयंस नहीं बनते हैं और इसलिए ये एसिडिक नहीं है। द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डू नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। ये है रिजल्ट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स such as glucose and alcohol do not behave as acids because they do not dissociate in water to produce hydrogen ions. From this we conclude that though all the acids contain hydrogen, वैसे तो सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन वो एसिड नहीं होते हैं, क्योंकि एसिड होने के लिए वाटर में जब डिजोल्व किया जाता है तो वो डिसोसिएट होने चाहिए और तब हाइड्रोजन आयंस बनने चाहिए, तब उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि सभी एसिड्स में ऐसा क्या कॉमन होता है जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती है। उनमें H आयंस होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती है। अब हम पढ़ते हैं कि सभी बेसिज में ऐसा क्या होता है जिनके कारण उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक होती है, उनका नेचर बेसिक होता है। ये है व्हाट डू ऑल द बेसिज हैव इन कॉमन। सभी बेसिज में ऐसा क्या कॉमन होता है कि इनका नेचर बेसिक होता है। तो देखिए, जब भी हम इस चैप्टर में बेस की बात करते हैं तो हम वाटर सोल्यूबल बेसिस के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ अ बेस इन दीज डिस्कशन इट विल एक्चुअली मीन अ वाटर सोल्यूबल बेस और एल्कली। कुछ बेसिज ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, कुछ बेसिज ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और जो बेसिज वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। तो हम इस चैप्टर में अगर बेस बोलते हैं इट मीन्स कि वाटर सोल्यूबल बेस की बात करते हैं, यानी एल्कली की बात करते हैं। वेदर वी कॉल इट बेस और एन एल्कली इट विल मीन द सेम थिंग। हम उसको सिर्फ बेस भी कह सकते हैं या फिर एल्कली भी कह सकते हैं। सभी बेसिज जो होते हैं यानी वाटर सोल्यूबल बेसिज जो होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है जिसके कारण उनका बिहेवियर बेसिक होता है। व्हेन अ बेस इज डिजोल्व्ड इन वाटर, जब बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस। तो फिर इसके हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, इससे हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं जब बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तब। अ बेस इज अ सब्सटेंस, तो इसलिए जो बेस होता है वो क्या होता है? अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजोल्व्स in water to produce hydroxide ions in solution। तो फिर बेस वो सब्सटेंस हुआ जिसको वाटर में अगर डिजोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे, उस सब्सटेंस को बेस बोला जाता है। यानी सभी बेसिज में कॉमन क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड आयंस। सभी बेसिज में हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन होते हैं जिससे कि सभी बेसिज का बिहेवियर बेसिक होता है। इसका एग्जाम्पल ये है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है बिकॉज इट डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस अलोंग विद सोडियम आयंस। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इसके सोडियम आयंस बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन शोज बेसिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। इन हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस के कारण ही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच डिजोल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस अलोंग विद पोटेशियम आयंस। तो देखिए, जो KOH है इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये बन गया K+ और OH-। तो इन OH नेगेटिव आयंस के कारण ही जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो बेसिक होता है। It is the presence of hydroxide ions in potassium hydroxide solution which imparts its basic properties और alkaline properties। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं इनके कारण ही इनकी प्रॉपर्टीज बेसिक होती हैं। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जब किसी बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उसके आयंस बनते हैं और उनमें हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। तो इन हाइड्रोक्साइड आयंस के कारण ही वो बेसिक होते हैं। यानी सभी बेसिज में हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन होता है। सभी एसिड्स में तो H आयंस कॉमन होते हैं और सभी बेसिज में हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन होते हैं।
इसी तरह से जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो मैग्नीशियम आयंस बनते हैं और OH आयंस बनते हैं। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिज और एल्कलीज इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। तो ये रिजल्ट निकलता है कि सभी बेसिज में हाइड्रोक्साइड आयंस ये कॉमन होते हैं, जैसे NaOH KOH ये सब मैंने बता दिया है, और ये सभी बेसिज हैं बिकॉज दे डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। प्लीज नोट दैट, ये देखिए प्लीज नोट दैट, नोट करने वाली बात है ये। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज डाइल्यूटेड, मतलब बेस को अगर वाटर में डाला जाता है बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट, और इसमें वाटर ज़्यादा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसमें वाटर ज़्यादा होता है और एसिड या बेस कम होता है, देन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो देखिए वाटर ज़्यादा हो जाता है, उसमें बेस थोड़ा हो जाता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोक्साइड आयंस कम हो जाते हैं। दिस गिव्स अस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें प्योर बेस होता है या फिर उसमें थोड़ा बहुत वाटर होता है, बहुत सारा बेस होता है। लेकिन जो डाइल्यूटेड बेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है और थोड़ा सा बेस होता है, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड बेस। बेसिज आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेसिज एंड वीक बेसिज। तो देखिए ये तो मैंने पहले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था कि स्ट्रॉन्ग बेसिज और वीक बेसिज क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पर ये समझा है कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है और बेसिज में कॉमन क्या होता है, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक या फिर बेसिक होती है। अब हम चलते हैं अपनी बुक में जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। यहाँ पर आ गए हम और इसमें देखिए ये है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि वे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन आयंस बनते हैं वे होते हैं एसिड्स, लेकिन ये भी पढ़ा था कि सभी कंपाउंड्स एसिड्स नहीं होते जिनमें हाइड्रोजन होता है। सभी वे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड्स नहीं होते। उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन तो होता है, हाइड्रोजन तो उनमें होता है, लेकिन जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उनके हाइड्रोजन आयंस बनने चाहिए, तब उनको एसिडिक बोला जाता है। अगर उनके हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे तो वो एसिडिक नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सभी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है वो सभी एसिडिक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उनको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा और उनके हाइड्रोजन आयंस नहीं बने तो फिर वो एसिडिक नहीं होते हैं। जैसे कि हमने ग्लूकोज और अल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि जब ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करते हैं या फिर अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इनके आयंस नहीं बनते हैं, इनके आयंस नहीं बनते इसलिए ये एसिडिक नहीं होते हैं, ये नॉन एसिडिक होते हैं। इनमें हाइड्रोजन तो होता है लेकिन ये नॉन एसिडिक होते हैं क्योंकि इनके हाइड्रोजन आयंस नहीं बनते हैं। अब ये एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.8, ये कर लेते हैं। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हम ये ले लेते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये ले लेते हैं। ये एक कॉर्क ले लेते हैं, इसमें हम ये 2 कीले ऐसे इसमें फिक्स कर देंगे। जो ये कॉर्क होता है ये रबड़ का होता है। अब एक 100 ml भी कर लेंगे, ये भी कर ले लिया हमने जो कि 100 ml का है। इसके बाद ये जो कॉर्क है जिसमें हमने कील लगा दी थी उसको हम इस बीकर में रख देंगे और यहाँ पर वायर जोड़ देंगे, ये ऐसे वायर जोड़ देंगे और यहाँ पर बैटरी जोड़ दी है, यहाँ बल्ब जोड़ दिया है, स्विच जोड़ दिया है। मान लीजिए हमने लिया है ये बीकर और इसमें लगा दिया है कॉर्क, इसमें लगा दिए हमने 2 कीले और ये जो कीले हैं इनमें हमने जोड़ दिए हैं तार, वायर जोड़ दी है और यहाँ पर जोड़ दी है बैटरी और उसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया है बल्ब, उसके बाद यहाँ पर हमने जोड़ दिया है स्विच। तो अब देखिए ये जो कॉर्क है, कॉर्क में ये कीलें गड़ी हुई हैं और अब देखिए जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कीले हैं ना इनके बीच में रबड़ है, ये कॉर्क जो है ये रबड़ की बनी हुई है और इनके बीच में रबड़ है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो ये जो दोनों कीले हैं जो इनके बीच में जो गैप था वो भर जाता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलने लग जाता है।
क्योंकि अब जो सर्किट था वो क्लोज्ड सर्किट हो गया है। पहले ओपन सर्किट था जब तक हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं डाला था। जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो ये जो गैप है इसमें एसिड आ गया है और ये जो सर्किट है ये क्लोज हो गया है। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये जो बल्ब है ये ग्लो हो जाता है। अब सेम हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट करेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तब भी ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस एक्टिविटी को ग्लूकोज के साथ रिपीट करेंगे, मतलब यहाँ पर जो ये हमने लिक्विड डाला है अगर इसकी जगह हम ग्लूकोज डालेंगे तो ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। अगर ग्लूकोज डालेंगे तो ये जो बल्ब है ये नहीं जलेगा, या फिर अल्कोहल डालेंगे तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये देखिए, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। पहले तो यहाँ पर हम अपनी ऑब्जर्वेशन साथ साथ लिख देते हैं। नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। रिपीट विद, ये देखिए बल्ब ग्लो हो जाता है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे बल्ब ग्लो हो जाता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल। तो यहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता है, बल्ब डज नॉट ग्लो। उसके बाद डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेज। नो, जो ये केसेज हैं ग्लूकोज और एल्कोहल, इनमें बल्ब नहीं ग्लो करता है। इन केस ऑफ HCl एंड H2SO4 बल्ब ग्लोज। बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग। इस केस में तो बल्ब ग्लो होता है, बट इन केस ऑफ बल्ब नहीं जलता है। इस केस में तो बल्ब जलता है लेकिन इस केस में बल्ब नहीं जलता है। ऐसा क्यों होता है? अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में बल्ब क्यों नहीं जलता है? देखिए, इससे पहले जो एसिड्स टॉपिक पढ़ाया है कि एसिड्स जो होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है जिनसे उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं। तो इसमें ये पढ़ाया था कि जो ग्लूकोज होता है या फिर अल्कोहल होता है, अगर उसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उनके आयंस नहीं बनते हैं। तो ये कारण है, जब आयंस नहीं बने हैं और जो आयंस होते हैं उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जो आयंस होते हैं उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में। तो जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए बल्ब नहीं जलता है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इनके केस में बल्ब ग्लो नहीं होता है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब बल्ब जलता है, इस केस में बल्ब जलता है, इट मीन्स कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। और एसिड्स जो होते हैं उनमें आयंस होते हैं, इसलिए उनमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो तो पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। एसिड्स में H आयंस होते हैं। जो HCl होता है, HCl में H आयंस बनते हैं और क्लोराइड आयंस बनते हैं। एसिड कंटेन्स H आयंस। देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो, उसके H आयंस बनते हैं और क्लोराइड आयंस बनते हैं। नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट आयंस बनते हैं और H आयंस बनते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयंस बनते हैं और H आयंस बनते हैं, और इसी तरह से एसिटिक एसिड के एसीटेट आयंस बनते हैं और H आयंस बनते हैं। सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन द एसिड्स इज H आयन, तो जो कैटाइन है वो है H आयन। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस HAQ, H+AQ। तो इससे ये पता लगता है कि जो ये सभी एसिड्स हैं इन सभी में हाइड्रोजन आयंस हैं H+AQ इन द सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि H+AQ आयंस के कारण ही
जो एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्केलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है, अगर इसमें हम एसिड्स की जगह बेस डालें, अगर इसमें हम ये एसिड जो है HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जगह अगर हम NaOH डालें तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? क्या ये जो बल्ब है ये ग्लो होगा? तो हाँ, ये बल्ब ग्लो होगा। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? क्या ये बल्ब जलेगा? क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगा? तो ये हम इस एक्टिविटी में करके देखेंगे। HCl की जगह NaOH सॉल्यूशन डाल देंगे, हम देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो होता है। देखिए यहाँ पर तो H आयंस नहीं है, तो ये बल्ब ग्लो क्यों होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है? NaOH में तो H आयंस नहीं बनते, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो सोडियम आयंस बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए सॉल्यूशन में आयंस होने चाहिए, चाहे H आयंस हो या फिर कोई और आयंस हो। करंट फ्लो होने के लिए सॉल्यूशन में आयंस होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिजोल्व किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो इसके भी कैल्शियम आयंस बनते हैं और OH आयंस बनते हैं। तो इसलिए अगर इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डालेंगे तो भी ये बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम आयंस और OH आयंस जो होते हैं उनके कारण ये करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो जो होता है वो आयंस के कारण ही होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एसिड्स होते हैं उनके केस में अगर करंट फ्लो होता है तो H आयंस के कारण होता है, ऐसा नहीं है। जो एसिड्स होते हैं उनके आयंस बन जाते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तो आयंस के कारण करंट फ्लो होता है। ऐसे ही जो बेसिड होते हैं उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उनके आयंस बन जाते हैं और इन आयंस के कारण करंट फ्लो होता है। और यहाँ पर देखिए, OH आयंस के कारण जो बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक होती है, उनका नेचर बेसिक होता है, और जो एसिड्स होते हैं उनमें H आयंस के कारण वो एसिडिक होते हैं। ये ध्यान रखना है कि करंट फ्लो तो आयंस के कारण होते हैं, चाहे वो कोई भी आयंस हो, तो करंट फ्लो आयंस के कारण होता है। और जो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो H आयंस और OH आयंस के कारण होता है। तो देखिए, कुछ एसिड्स या बेसिस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर NaOH है, ये सोडियम आयन बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया है। इसी तरह से यहाँ कैल्शियम आयन बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह से जो HCl है वो भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। तो देखिए, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि करंट फ्लो होने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है, और जिन एसिड्स या बेसिस के आयंस बन जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनको वाटर में अगर डिजोल्व किया जाता है उनके आयंस नहीं बनते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ तक। अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं 2.2.1 व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो ये सभी टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।